बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। डी क्रेन ने कहा, आप मेरी तरफ से ये भी कह दें कि मैं डी मोरा की तरह नाकामी का इल्ज़ाम नहीं उठाऊंगा। इससे बेहतर है कि मेरे जहन से टेलीपैथी का इल्म वॉश कर दिया जाए। दूसरे दिन सुपर मास्टर ने इस मामले को आला हुकाम और फौज के आला अफसरान के सामने रखा। उन तीनों के तमाम दलाइल पेश किए। उनके सामने मिसालें थीं कि किस तरह आज़ाद रहकर काम करने वाले कामयाब होते हैं। बार बार मेरी और मेरे टेलीपैथी जानने वालों की मिसालें पेश की गईं। फिर सबसे बड़ी मिसाल शीतारा की थी, जो कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आती थी। एक तन्हा औरत की मिसाल शर्म दिलाने के लिए काफ़ी थी। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने अपने दर्जनों टेलीपैथी जानने वालों को पाबंद रखने के बावजूद गवा दिया। अब इन 3 टेलीपैथी जानने वालों को आज़ादी देकर इनकी कारकर्दगी आजमाई जाए, शायद बेहतर नतीजा निकल आए। तीनों ने जब ये फैसला सुना तो खुश होकर कहा, अब हम कारनामे दिखाएंगे। जो काम हमारे सुपुर्द किया गया है उसके अलावा हम अपने तमाम छीने हुए टेलीपैथी जानने वालों को दुश्मनों से छीन कर वापस लाएंगे। मंसूबों के मुताबिक डी क्रेन ने शराबी ब्रेन एडम को अपना मामूल और ताबेदार बनाया था। ब्रेन एडम तिल अबीब जा चुका था। डी क्रेन भी उसके पीछे इसराइल चला गया। अगरचे दाऊद मंडोला अपनी यहूदी कौम में पहुंचना चाहता था, लेकिन सुपर मास्टर ने कहा, डी मोरा फिलहाल नाकारा है, उसकी जगह दाऊद मंडोला पाकिस्तान जाएगा। तीसरे मंसूबे के मुताबिक डी हार्वे मशरिक़ वुस्ता चला गया। दाऊद मंडोला ने सोचा पहले वो पाकिस्तान जाएगा, सुपर मास्टर को खुश करने के लिए एक आध कारनामा अंजाम देगा, फिर भेस बदल कर चुपचाप इसराइल पहुंच जाएगा। दाऊद मंडोला बड़ा मामला फहम और चालाक था, बहुत से कारनामे अंजाम दे सकता था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो पाकिस्तान में बोली जाने वाली कोई ज़ुबान नहीं जानता था। सिर्फ अंग्रेज़ी, अरबी और अबरानी बोलने वालों के दिमागों में पहुंच सकता था। उसकी इस कमी पर सुपर मास्टर ने ध्यान नहीं दिया और मंडोला ने भी उसके सामने बयान नहीं किया। अगर करता तो ये कहा जाता कि एक हिप्नोटिज्म का माहिर उस पर अमल करके उर्दू ज़ुबान उसके दिमाग में नक्श कराएगा, और वो ये नहीं चाहता था कि कोई उसे मामूल बनाए और उसके अंदर का ये भेद मालूम कर ले कि वो बज़ाहिर जॉन विल्सन है, लेकिन बातिन में एक यहूदी दाऊद मंडोला है। उसने सोचा कि पाकिस्तान में जितने ज़मीर फरोश पॉलिटिकल माफिया से मुंसलिक होंगे वो बिलाशुबा अंग्रेज़ी जानते होंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक़ अमरीकी पॉलिटिकल माफिया से होता है और उन सब से राबते की ज़ुबान अंग्रेज़ी होती है। अगर किसी ऐसे शख्स को अलायकार बनाना पड़ा तो वो ख्याल ख्वानी के बजाय उसे अच्छी खासी रकम से ख़रीद लेगा, फिर उससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम लेता रहेगा। वो वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आया, फिर वहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। उस तैयारे ने लंदन पहुंचकर परवाज़ मुलतवी की। वहाँ से 1 घंटे बाद परवाज़ करने वाला था। लंदन के मुसाफिर उतर गए थे और आगे जाने वाले नए मुसाफिर खाली सीटों पर आने लगे। ऐसे में दाऊद मंडोला ने 2 जवानों को देखा। वो शोख रंग की जीन्स और जैकेट्स पहने हुए थे। उन्होंने वहां आते ही एक एयर होस्टेस को छेड़ा। वो मुस्कुराती हुई उनसे कतराकर चली गई। वो दोनों मंडोला के सामने वाली सीटों पर आकर बैठ गए। वो होस्टेस फिर पलट के उनके पास आई और बोली, आपने मुझे बुलाया? एक जवान ने कहा, नहीं, हमने कॉलिंग बटन को हाथ भी नहीं लगाया है। दूसरे जवान ने कहा, शायद हमारी आवाज़ तुम्हारे दिल में धड़क रही है। वो दोनों हंसने लगे। होस्टेस अपनी ड्यूटी के मुताबिक मुस्कुराती हुई चली गई। वो थोड़ी दूर जाकर रुक गई। दाऊद मंडोला ने महसूस किया कि वो होस्टेस कश्मकश में है। वो फौरन ही उसके दिमाग में पहुंच गया। उसका दिमाग जिद कर रहा था कि फिर उन जवानों के पास जाए। वो बुला रहे हैं, और वो खुद को रोक रही थी। अपने आप से कह रही थी, वो नहीं बुला रहे हैं, फिर उनके पास जाऊंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओ गॉड, मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों उनके पास जाना चाहती हूँ? मंडोला ने उसके अंदर तवानाई पैदा की तो उसने खुद को संभाल लिया। तेजी से चलती हुई स्टूवर्ड के पास आई, फिर बोली, शायद सीट नंबर F40 और 41 के मुसाफिर बुला रहे हैं। स्टूवर्ड सीट नंबर्स के बोर्ड्स को देखते हुए बोला, नहीं, 40 और 41 नंबरों की लाइटें बुझी हुई हैं। मंडोला ने सामने बैठे हुए जवानों को देखा। उनके सर और शाने का पिछला हिस्सा कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। वो उनकी सीट की तरफ झुक गया। उस वक्त एक जवान दूसरे से कह रहा था, बेचारी को परेशान ना करो। दूसरे ने कहा, यार ये तो देखो, परेशानी में वो और ज़्यादा हसीन और पुरकशिश लग रही है। यार टैलबॉट, मैं तुम्हारी शोखियों और शरारतों से घबराने लगा हूँ।
کتنی بار سمجھاؤں کہ یوں خامخواہ اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹیلبوٹ نے کہا، یار منارو، میں جو شرارت کر رہا ہوں اس سے کسی کو ٹیلی پیتھی کا شبہ نہیں ہوگا۔ یہ حسین ہوسٹس یہی سمجھے گی کہ اس کا دل آپ ہی آپ ہماری طرف کھینچا آ رہا ہے۔ مونیرو نے کہا، تمہاری یہ شرارت کسی نئی مصیبت کو دعوت دے سکتی ہے، اب بس کرو، وہ حسینہ مجھے بھی پسند ہے۔ اس کی سوچ نے بتایا ہے کہ اس کی ڈیوٹی استنبول میں ختم ہو جائے گی، ہم بھی وہیں اتر جائیں گے، پھر بڑی رازداری سے خیال خوانی کے ذریعے اسے اپنے بیڈ روم میں آنے پر مجبور کر دیں گے۔ داؤد منڈولا ان کی باتیں سن کر اپنی سیٹ پر سیدھا بیٹھ گیا۔ جہاز پرواز کرنے والا تھا، اس لیے سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ اس کے دماغ میں مونارو اور ٹیلبوٹ کے نام گونج رہے تھے۔ اس نے واشنگٹن میں جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ریکارڈ پڑھے تھے، ان میں مونیرو اور ٹیلبوٹ کی بھی فائلیں تھیں۔ وہ 2 فائلیں سونیا سانی کی ایک فائل سے منسلک تھیں۔ ماضی کی مختصر سی روداد یہ تھی کہ جان لیمبوڈا سونیا سانی کو ایک محب وطن امریکی لڑکی سلوانا سمجھتا تھا۔ اس نے سانی کی ذہانت اور حاضر دماغی سے متاثر ہو کر اسے ٹرانسفارمر مشین سے گزارا۔ ان دنوں اور کئی لوگ ٹرانسفارمر مشین سے گزرے، جن میں مونیرو اور ٹیلبوٹ بھی تھے۔ ان دونوں کو سونیا سانی کا ماتحت بنایا گیا تھا۔ جب سانی وہاں سے فرار ہوئی تو اپنے ساتھ مونیرو اور ٹیلبوٹ کو بھی لے آئی تھی۔ وہ دونوں اس کے زیر اثر تھے۔ پھر ایک دن جناب تبریزی صاحب نے ہدایت کی، بیٹی وہ دونوں غیر سنجیدہ ہیں، انہیں آزاد کر دو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ 1 ماہ پہلے آزاد ہوئے تھے۔ ایک تو انہیں آزادی کی نعمت ملی، دوسری ٹیلی پیتھی کی دولت تھی۔ خیال خوانی کے ذریعے جہاں چاہتے تھے اپنے لیے بے انتہا رقم پیدا کر لیتے۔ وہ چلتے پھرتے بینک تھے، پیرس اور لنڈن کے مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں میں مہنگی سے مہنگی شراب پیتے تھے اور حسین ترین عورتوں کو ایک رات کے لیے خرید لیتے تھے۔ زندگی اتنی رنگین اور حسین پہلے کبھی نہ تھی، اور ان کی ٹیلی پیتھی یہ ضمانت دے رہی تھی کہ وہ اسی طرح ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ انہوں نے یورپ کے 2-4 شہروں میں خاصی تفریح کرنے کے بعد سوچا کہ ساری دنیا کی سیر کرنے کے لیے پہلے وہ جاپان جائیں گے، وہاں سے ایک ایک ملک کی سیر کرتے ہوئے آخر میں اپنے ملک امریکہ پہنچیں گے۔ وہ دنیا کے گرد پورا ایک چکر لگانے کے لیے جاپان جا رہے تھے، لیکن ان میں مستقل مزاجی نہیں تھی۔ اس طیارے میں ایک حسین ہوسٹس کو دیکھ کر نیت بدل گئی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ استنبول میں دن رات گزار کر جانا چاہتے تھے۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے سانس روکنے اور دماغ کو ہمیشہ حساس رکھنے کے لیے نشہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا ان کے اندر گھس کر انہیں اپنا معمول اور تابع دار بنا لے گا۔ ان دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ کبھی کسی خیال خوانی کرنے والے سے نہیں ٹکرائیں گے، کسی تنظیم سے رابطہ نہیں رکھیں گے، کسی کے معاملے میں نہیں پڑیں گے، اپنی ایک الگ ہستی کھیلتی زندگی گزاریں گے۔ جب بہت ضرورت پیش آئے گی تو خیال خوانی کریں گے، ورنہ لوگوں کے سامنے ایک عام انسان کی طرح رہا کریں گے۔ بعد میں ٹیلبوٹ کچھ زیادہ ہی منچلا ہو گیا اور حسین عورتوں کو چھیڑنے کے لیے خیال خوانی کے علم کا مظاہرہ کرنے لگا۔ یہ بات مونیرو کو پسند نہیں تھی، اگرچہ وہ بھی حسن پرست تھا، تاہم ٹیلبوٹ کو سمجھاتا رہتا تھا کہ وہ سرعام خیال خوانی سے پرہیز کرے۔ اب سمجھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ وہ دونوں منڈولا کی نظروں میں آ گئے تھے اور منڈولا کی تو چاندی ہو گئی تھی۔ ٹیلی پیتھی کے 2 ہتھیار اس کے ہاتھوں میں آ رہے تھے۔ جب جہاز پرواز کرنے لگا اور سیٹوں کے درمیان راہداری سے شراب کی ٹرالی گزرنے لگی تو دونوں نے وسکی کے ڈبل پیگ لیے، پھر اپنے اپنے جام سے ہلکی ہلکی سی چسکی لینے لگے۔ ٹیلبوٹ نے کہا، یار یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، دلکش نظارے، رنگین ملبوسات، مسحور کن خوشبوئیں، دل فریب مسکراہٹیں، چاند اور گلاب جیسے حسین چہرے، پھر کھانوں میں طرح طرح کی لذتیں ہیں، رنگ ہے، نور ہے، گنگناتے ہوئے لمحات ہیں۔ لوگ جنت کی آرزو میں عبادتیں کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور یہ جان نہیں پاتے کہ دنیا کی حسین ترین جنت سے محروم رہ کر منو مٹی تلے دب گئے ہیں۔ مونیرو نے کہا، درست کہتے ہو، اس دنیا کی جنت کے مزے صرف وہ لوٹتے ہیں جو بے حد دولت مند ہوتے ہیں یا پھر ہماری طرح خیال خوانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں، مگر سبھی خیال خوانی کرنے والے ہماری طرح بے باک اور دلیر نہیں ہوتے، وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، عورت کو دیکھ کر ترستے ہیں، اس ڈر سے قریب نہیں جاتے کہ کوئی دشمن عورتوں کو آلہ کار بنا کر انہیں نقصان پہنچائے گا، اس خوف سے شراب کو منہ نہیں لگاتے کہ پھر دماغ حساس نہیں رہے گا اور مدہوشی میں پرائی سوچ کی لہریں محسوس نہیں ہوں گی۔ داؤد منڈولا بڑی خاموشی سے اس کے اندر چلا آیا۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا مونارو کہہ رہا تھا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو،
डरते डरते जीना भी क्या कोई जीना है। मैं पीने से पहले एहतियातन सोचता हूँ कि पीना नहीं चाहिए, किसी दुश्मन के लिए अपने दिमाग का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, लेकिन पीना शुरू करते ही सारा खौफ मिट जाता है। शराब जुर्रत पैदा करती है। मंडोला उस जुर्रतमंद के अंदर भी पहुंच गया। उनके दस्ती बैग में एक भरी हुई बोतल रखी हुई थी। उसने दोनों को और ज़्यादा पीने पर माइल किया। जब खासा नशा तारी होने लगा तो उसने दोनों को टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर सुला दिया। खाने की ट्रॉली उनके करीब से गुजरी। उस वक्त वो गहरी नींद में थे। होस्टेस ने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। आगे बढ़कर ट्रॉली मंडोला के पास ले आई। उसने अपने लिए एक प्लेट में बराए नाम खाने की कुछ चीज़ें लीं। होस्टेस ने मुस्कुरा कर कहा, ये दोनों बड़ी जिंदा दिली दिखा रहे थे, 2 पैग में ही लुढ़क गए हैं। मंडोला ने कहा, आदमी अपने आमाल से लुढ़कने के रास्ते पर आता है, उसे तकदीर उसी रास्ते पर लुढ़का देती है। होस्टेस आगे चली गई। मंडोला ने पेट की तसल्ली के लिए कुछ खाया, 1 कप कॉफ़ी पी, फिर ताज़ा दम होकर टैलबॉट के अंदर पहुंच गया। खुद अपनी सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं ताकि मुसाफिर या होस्टेस वगैरह उसे गहरी नींद में समझकर उसे मुखातिब ना करें। इस तरह उसने निहायत सुकून और इत्मीनान से पहले टैलबॉट पर फिर मुनैरो पर तनवीमी अमल किया, उन्हें अपना मामूल और ताबेदार बनाया, फिर कामयाबी की मुसरतों से सरशार होकर खुद भी सो गया। कामयाबी इस पहलू से भी थी कि मुनैरो और टैलबॉट बेशतर एशियाई ज़ुबानें जानते थे, उर्दू अच्छी खासी बोल लेते थे। उन्होंने मंडोला की एक बड़ी कमी को पूरा कर दिया था। साजिद ने डीमोरा को इस बुरी तरह आउट किया था कि अब चंद घंटों तक फरहाना के रास्ते में कोई टेलीपैथी जानने वाला रुकावट नहीं बन सकता था। उसने डीएसपी इकबाल के पास आकर कहा, मैंने उस दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले को बैरक में वापस पहुंचा दिया है। अभी वो कई दिनों तक ज़ेरे इलाज रहेगा। फरहाना के लिए रास्ता साफ है, आप इसे जल्दी यहाँ से ले जाएं। डीएसपी ने कहा, जब दुश्मन नाकारा हो गया है तो फिर इजलत में यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। फरहाना इस्लामाबाद जाना चाहती है, इसे कैसे ले जाऊँ? अपनी बहन को तन्हा नहीं जाने दूंगा। ये तन्हा नहीं रहेगी, मैं इसके अंदर मौजूद रहूँगा। फिर कोई ऐसी मुसीबत आई कि कानूनी सहारे की ज़रूरत पड़े तो आपसे राबता करूँगा। साजिद ये बातें फरहाना की ज़ुबान से कह रहा था ताकि वो भी सुनती रहे। उसने कहा, इकबाल भाई, आप उन पुलिस वालों में से हैं जो सिर्फ अपनी तनख्वाह पर गुजारा करते हैं और हराम की कमाई को हाथ नहीं लगाते, लेकिन मैं आपका भाई हूँ और एक भाई की दौलत पर दूसरे भाई का हक होता है। बस आगे ना कहो, मैं समझ गया। जो बात मेरे मिजाज के खिलाफ है उसे बड़ी खूबसूरती से बनाकर बोल रहे हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि बात नहीं बना रहा। क्या आप अपने भाई की कमाई को हराम की कमाई समझते हैं? देखो साजिद, अभी फरहाना को फ़ौरन यहाँ से ले जाना है। तुम ये गैर ज़रूरी बातें ना करो। ये गैर ज़रूरी नहीं है। फरहाना अभी ये कोठी और सेफ में लाखों रुपए छोड़ कर जा रही है। अगर आपने यहाँ की चाबियाँ ना लीं तो ये चोर डाकुओं के लिए सब कुछ खुला छोड़ कर जाएगी। फरहाना ने चाबियाँ उसके हाथ पर रखकर कहा, आप इनकार करेंगे तो वाकई मैं सेफ और कोठी को खुला छोड़ जाऊंगी। दोनों ने उसे मजबूर किया। फरहाना ने कहा, आइंदा मैं यहाँ आऊँ तो भाभी और बच्चों को देखूँ। मुझे ये खुशी मिलनी चाहिए कि मैं अपने मेके और अपने भाई के घर आई हूँ। वो डीएसपी भाई के साथ कोठी से बाहर आकर अपनी कार में बैठी। भाई से बोली, आप मुझे तन्हा ना समझें, मेरे साथ साजिद रहेंगे। कोई मुसीबत आएगी तो ज़रूर आपसे राबता करूँगी। वो ड्राइव करती हुई कोठी के अहाते से बाहर आई, फिर एक सड़क पर मुनासिब रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। उसने सिर्फ 2 ही दिन गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग हासिल की थी और टेलीपैथी के ज़रिए साजिद ने उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिलवा दिया था। वो अनाड़ी होने के बावजूद इसलिए एतमाद से ड्राइव कर रही थी कि साजिद उसके अंदर मौजूद था। ट्रेनिंग में जो कमी रह गई थी वो उसे पूरी करता जा रहा था। उसने लाहौर से इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में अपने लिए एक स्वीट रिजर्व कराई थी। अटैची में 3 लाख रुपए थे। ज़रूरत के वक्त 3 करोड़ और 3 अरब रुपए भी पैदा हो सकते थे। उसे दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की कहा जा सकता था। वो दोनों हाथों से दौलत लुटाती रहती, तब भी दौलत यही शिकायत करती कि उसे खर्च नहीं किया जा रहा है। वो बड़े मज़े से हाईवे पर ड्राइव करती जा रही थी। साजिद ने उसे आज़ाद छोड़ दिया था। जब कोई अंदेशा महसूस होता वो ड्राइविंग के सिलसिले में उसे समझाता कि किस तरह गाड़ी को काबू में रखना चाहिए। नॉर्मल ड्राइविंग उसी वक्त मुमकिन है जब ड्राइव करने वाला पूरे हवास में रहे। झेलम के करीब सड़क के किनारे एक कार रुकी हुई थी। उस कार का बोनट उठा हुआ था, जिससे जाहिर था कि उस कार में कोई खराबी पैदा हो गई है। वहाँ एक मर्द और 2 औरतें खड़ी हुई थीं।
उन्होंने हाथ के इशारे से फरहाना को रुकने के लिए कहा। चूंकि औरतें थीं इसलिए फरहाना ने करीब पहुंचकर गाड़ी रोक दी। एक जवान औरत ने कार की खिड़की पर झुककर कहा, आपका शुक्रिया कि गाड़ी रोकी, वरना हाईवे पर वारदात के खौफ से कोई गाड़ी नहीं रोकता है। आपका फिर एक बार शुक्रिया। एक जवान लड़की ने करीब आकर कहा, ये मेरी भाभी हैं और वो मेरे भाईजान हैं। गाड़ी में कोई खराबी पैदा हो गई है, वो ना जाने कब तक ठीक हो। 6 बजे से पहले मेरा पिंडी पहुंचना ज़रूरी है। क्या आप सिर्फ मुझे लिफ्ट देंगी? भाई और भाभी बाद में आ जाएंगे। फरहाना ने कहा, तुम एक लड़की हो इसलिए लिफ्ट मिल सकती है, आ जाओ। थैंक्स अ लॉट, आप बहुत अच्छी हैं। आपको डिग्गी खोलने की जहमत करनी होगी, मैं अपना सूट केस रखूँगी। फरहाना ने डिग्गी खोली। लड़की के भाई ने अपनी गाड़ी की डिग्गी से एक बड़ा और भारी सूटकेस निकालकर उसकी डिग्गी में लाकर रख दिया। फरहाना ने डिग्गी को लॉक कर दिया। उसके भाई ने भी शुक्रिया अदा किया। लड़की फरहाना के पास अगली सीट पर आ गई, फिर वो गाड़ी चल पड़ी। इस दौरान साजिद उस मर्द और दोनों औरतों के ख्यालात पढ़ता रहा और फरहाना को बताता रहा कि उस सूटकेस में सोने के बिस्किट हैं जिनकी मालियत 50 लाख रुपए है। फरहाना ने पूछा, ये सूटकेस मेरी गाड़ी में क्यों रखा जा रहा है? इस शख्स को थोड़ी देर पहले मोबाइल फ़ोन पर इत्तला मिली थी कि जेहलम की फौजी चौकी पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, माल वहां से वापस नहीं हो सकेगा। फरहाना ने पूछा, क्या अब मैं फंसने वाली हूँ? इस शख्स को 50 लाख के माल पर 5 लाख रुपए की कमीशन मिलेगी। वो इतनी बड़ी रकम छोड़ना नहीं चाहता। एक रिस्क ले रहा है कि शायद माल निकल जाए, ना निकल सका तो वो और उसकी बीवी महफूज रहेंगे। आफत तुम पर और इस लड़की पर आएगी। फरहाना ने कहा, यह लड़की अपनी गिरफ्तारी के ख्याल से खौफजदा नहीं है। उसकी सोच बता रही है कि एक बार उसने एक बड़े अफसर को मुस्कुराहटों के जाल में फांसकर माल निकाल लिया था। शायद इस बार भी कामयाब हो जाए। इस लड़की को 5 लाख में से 1.5 लाख मिलेंगे। उस वजनी सूटकेस को डिग्गी में रखने तक साजिद ने फरहाना को तमाम हकाइक बता दिए। जब वो गाड़ी ड्राइव करने लगी तो लड़की ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? फरहाना ने कहा, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम भी ना पूछो। थोड़ी दूर के सफ़र में अजनबी रहें तो बड़ा तजस्सुस पैदा होता रहता है। मुझे तुम्हारे मुतल्लिक सोचने दो और तुम मेरे बारे में सोचती रहो। लड़की भी यही चाहती थी कि खामोश रहे। यूं पेश आने वाले हालात के मुतल्लिक सोचने का मौका मिल रहा था। उसके पास एक छोटी सी अटैची भी थी जो उसके कदमों के पास रखी हुई थी। वो सोच रही थी कि अगर गिरफ्तारी की बात आएगी तो उस सूटकेस की मलकियत से इनकार कर देगी। ये बयान देगी कि वो अपनी छोटी सी अटैची उठाए सड़क के किनारे खड़ी थी तो इस कार वाली ने उसे पिंडी पहुंचाने तक की लिफ्ट दी थी। वो चौकी सामने आ गई। सिपाहियों ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। उसने गाड़ी रोक दी। 2 सिपाही कार के दोनों तरफ आकर खिड़कियों से अंदर झांकने लगे। पिछली सीट पर फरहाना की अटैची रखी हुई थी। दोनों सिपाही पूछ रहे थे कि अंदर गाड़ी में क्या रखा है, वो दोनों कौन हैं और कहाँ जा रही हैं। फरहाना डिग्गी की चाबी लेकर कार से निकली, फिर सीधी ऑफिसर के पास आकर बोली, मैं बुलंद मर्तबे वालों से बात करती हूँ, मेरी गाड़ी सिर्फ आप चेक करेंगे तो मुझे खुशी होगी। अफसर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं आपके मिजाज के मुताबिक यही करूँगा। साजिद उसके अंदर पहुँच गया। उसने सिपाहियों से कहा, तुम सब जाओ, मैं चेक कर लूँगा। सिपाही वहाँ से हट गए। अफसर ने पूछा, गाड़ी के अंदर क्या है? फरहाना ने कहा, हम लड़कियों का सामान है, मर्दों को नहीं देखना चाहिए। उसने नहीं देखा। वो पीछे डिग्गी की तरफ गया। लड़की का खून खुश्क हो रहा था। वो अगली सीट पर घूमकर पीछे वाली विंडस्क्रीन के पार देख रही थी। डिग्गी का ऊपरी हिस्सा उठ गया था। उसके बाद सूटकेस को खोला जा रहा होगा। राज खुलने वाला था। गिरफ्तारी लाजमी होने वाली थी। उसी वक्त डिग्गी बंद हो गई। साजिद ने ऑफिसर के दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। उसके अंदर ये यकीन पैदा कर रहा था कि वो सूटकेस खोलकर देख चुका है, कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं। उसने चाबी फरहाना को वापस करके जाने की इजाज़त दे दी। वो चाबी लेकर स्टीयरिंग सीट पर आई। कार स्टार्ट करने लगी। लड़की ने पूछा, क्या उसने जाने की इजाज़त दे दी है? वो कार आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या हमें इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए? क्या गाड़ी में सोना स्मगल हो रहा है? हाँ, नहीं, मेरे पास तो बस यही सोना है जो मैंने पहना हुआ है। तुम कुछ घबराई हुई सी हो। नहीं, मैं भला क्यों घबराऊंगी? वो लोग पीछे आ रहे हैं। लड़की ने एकदम से घबराकर पीछे देखते हुए पूछा, कौन आ रहे हैं? फिर वो खुश होकर बोली, अरे वो तो भाईजान की गाड़ी है। ठीक हो गई है, तुम एक तरफ गाड़ी रोक दो, मैं उस गाड़ी में चली जाऊंगी। मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है?
तुम मेरी तन्हाई दूर कर रही हो। पीछे वाली कार तेजी से चलती हुई बराबर आ गई। उसमें बैठी हुई औरत ने कहा, हमारी गाड़ी ठीक हो गई है, रुक जाओ, अब हम तुम्हें जहमत नहीं देंगे। उसने सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोक दी। दूसरी कार आगे जाकर रुकी। औरत और मर्द बाहर आए। वो लड़की बोली, तुम्हारा शुक्रिया, चाबी दो, मैं अपना सूटकेस निकालूंगी। फरहाना ने चाबी दे दी। वो तीनों तेजी से डिग्गी के पास आए। पहले लड़की ने की होल में चाबी डालकर उसे खोलना चाहा, मगर चाबी होल में नहीं जा रही थी। उस शख्स ने लड़की से चाबी लेकर उसे खोलना चाहा, लेकिन चाबी अंदर जाने से पहले तिरछी होकर अटक जाती थी। फिर दूसरी औरत ने चाबी लेकर कोशिश की। जिसके हाथ में चाबी होती थी, साजिद उसके दिमाग में पहुंच जाता था। फिर चाबी घूमने से पहले उसका दिमाग घुमा देता था। फरहाना ने आकर पूछा, तुम लोग इतनी देर से क्या कर रहे हो? चाबी मुझे दो। वो भी उल्टी चाबी होल में डालने लगी। औरत ने कहा, ये उल्टी है। फरहाना ने उसे चाबी देकर कहा, तुम सीधी कर लो। औरत ने फिर कोशिश की, लेकिन उस डिग्गी को नहीं खुलना था, इसलिए नहीं खुल रही थी। कोशिश करते करते 1 घंटा गुजर गया। फरहाना ने पूछा, तुम लोगों ने ये क्या मुसीबत लाकर रख दी है? चाबी अंदर नहीं जा रही है और मुसीबत बाहर नहीं आ रही है। पहले तो इसी चाबी से डिग्गी खुल गई थी, अब क्यों नहीं खुल रही है? फरहाना ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? मैं क्या फ्रॉड कर रही हूँ? अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अंधेरा फैलने वाला है। यहाँ से चलो, इसे पिंडी चलकर खोला जाएगा। वो औरत उस लड़की के साथ अगली गाड़ी में चली गई। वो शख्स फरहाना के पास आकर बैठ गया। फिर दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे चलने लगीं। उस शख्स ने कहा, अगर पिंडी पहुंचकर डिग्गी ना खुली तो उसे तोड़ना होगा। वो बोली, दुनिया के किसी लॉक ब्रेकर से डिग्गी का लॉक नहीं टूटेगा, इसे तो सिर्फ रॉजर विल्सन ही खोल सकता है। वो एकदम चौंक कर बोला, तुम रॉजर साहब को कैसे जानती हो? इस किस्म के किसी भी सवाल से डिग्गी नहीं खुलेगी। जबरन खोलना चाहोगे तो मैं इसे थाने में ले जाकर खड़ी कर दूंगी। उसने गुस्से से देखा, फिर पूछा, तुम कौन हो? मैं सिर्फ अपने मर्तबे वालों से मुतारिफ होती हूँ। पर्ल के स्वीट नंबर 106 में मेरा क़याम है। ये कार पर्ल के पार्किंग एरिया में खड़ी रहेगी। इसके करीब जाओगे और डिग्गी खोलने की हमाकत करोगे तो उससे पहले ही पुलिस पहुंच जाएगी। उसने दांत पीसते हुए मुट्ठियां भींच कर कहा, मैं अभी तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ। फिर तो क़यामत तक डिग्गी नहीं खुलेगी और ना ही 50 लाख रुपए के सुनहरी बिस्किट मिलेंगे। वो फिर एक बार चौंक कर बोला, तुम कैसे जानती हो कि इसमें सोने के बिस्किट हैं? तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। रॉजर से कहो मुझसे बात करे। ये तुम्हारा मोबाइल फ़ोन किस काम आएगा? वो पसोपेश में था, परेशानी से सोचता रहा। फिर बोला, मैं रॉजर को ये बातें बताऊंगा और उसे मालूम होगा कि माल तुम्हारे पास है तो वो पटड़ी बदल देगा, हमारा कमीशन ख़त्म कर देगा, वो कमीशन तुम्हें देगा। तुम ऐसी पार्टी के लिए मुल्की मुफादात के खिलाफ काम करते हो जो ज़रा सी बात पर तुम्हारे 5 लाख का मुनाफा छीन लेती है। ताजुब है, तुम कैसे जानती हो कि मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं? मैं कह चुकी हूँ कि तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। फिर तो मैं अपना मुनाफा नहीं छोड़ूंगा, ये माल लेकर ही जाऊंगा। ये ना मिला तो गिरफ्तार होने से पहले तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया, फिर गैर इरादी तौर पर अपने तरफ के दरवाजे को खोला। साजिद ने कहा, फरहाना, इसे एक हाथ से धक्का दो, जोर लगाना ज़रूरी नहीं है। उसने हौले से एक हाथ उसके शाने पर मारा। साजिद ने उसके अंदर रहकर उसे सीट पर से बाहर की तरफ उछाल दिया। वो चीखें मारता हुआ चलती गाड़ी से बाहर सड़क पर गिर पड़ा, फिर ढलान पर से लुढ़कता हुआ दूर चला गया। उसकी साथी औरतों ने गाड़ी रोक ली। फरहाना ने बहुत दूर जाकर गाड़ी रोकी। उसे सख्त चोटें आई थीं। वो तकलीफ से कराहता हुआ सड़क की तरफ चढ़ाई चढ़ने लगा। एक तरफ मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ था, उसने उसे उठा लिया। रिवॉल्वर भी कहीं गिर पड़ा था। साजिद ने उसके जहन से रिवॉल्वर को भुला दिया। वो ऊपर सड़क के किनारे आया तो उसकी बीवी ने पूछा, कैसे गिर पड़े थे? वो कराहते हुए बोला, वो कोई टार्जन की बेटी है, उसने मुझ जैसे डेल डोल वाले को एक धक्के से बाहर फेंक दिया। वो हमारे माल के बारे में सब कुछ जानती है, हमारा वो सूटकेस वापस नहीं करेगी। उन तीनों ने देखा फरहाना अपनी कार से बाहर निकलकर खड़ी हुई थी। बीवी ने पूछा, राना, क्या तुम उस लड़की से माल वापस नहीं ले सकोगे? वो कहती है हम ज़बरदस्ती करेंगे तो वो माल थाने ले जाएगी और यहाँ रास्ते में ज़बरदस्ती की गई तो पुलिस वाले आ जाएंगे। अब मैं उसे कत्ल भी नहीं कर सकता। पता नहीं रिवॉल्वर कहाँ चला गया है, शायद मेरे बाहर गिरते वक्त वो उसी कार के अंदर रह गया है। नौजवान लड़की ने कहा, यानी हथियार भी उसके पास है और माल भी उसके कब्जे में है।
तो हमें 5 लाख पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। हरगिज़ नहीं, मैं इतनी बड़ी रकम नहीं छोड़ूंगा। वो वहाँ खड़ी हुई है, चाहती तो भाग जाती, मगर मेरा इंतज़ार कर रही है। शायद वो कोई समझौता करेगी। वो लंगड़ाता हुआ और कराहता हुआ फरहाना के पास आया। वो बोली, अफसोस अब तुम्हारे पास हथियार भी ना रहा, मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे। चलो शराफत से गाड़ी में बैठ जाओ। वो सर झुकाकर खामोशी से बैठ गया। वो स्टीयरिंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट करती हुई बोली, जब जालिम हथियार और ताकत से खाली हो जाता है तो बड़ा मासूम और मस्कीन बन जाता है। वो बोला, प्लीज़ समझौता कर लो, मैं माल कमाने के लिए जान की बाजी लगा देता हूँ या फिर दूसरों की जान ले लेता हूँ। तुम फिर मुझे मार डालने की धमकी दे रहे हो, क्या फिर नीचे गिराऊं? इस बार जिंदा नहीं बचोगे। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर तुमने 1 मिनट के अंदर रॉजर विल्सन से राबता नहीं किया तो मैं तुम्हारा मोबाइल फ़ोन छीनकर तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। वो गुस्से से उस पर झपट पड़ना चाहता था, लेकिन उसने पहले की तरह बेख्तियार अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला। फरहाना ने एक हाथ रसीद किया। वो चीखें मारता हुआ फिर चलती गाड़ी से बाहर जा गिरा। मोबाइल फ़ोन अंदर रह गया। फरहाना ने कार को रोककर पीछे देखा। पीछे दूसरी गाड़ी रुक गई थी। दोनों औरतें उस शख्स को वापस लाने के लिए नशेब की तरफ दौड़ती जा रही थीं। साजिद ने उसके दिमाग से रॉजर का फ़ोन नंबर मालूम किया था। फरहाना ने वो नंबर डायल किया। फिर राबता होने पर कार आगे बढ़ाने लगी। दूसरी तरफ से पूछा गया, हेलो, तुम कौन हो, किससे बात करना चाहते हो? वो ड्राइव करती हुई बोली, मैं वो हूँ जिसे रॉजर नहीं जानता है मगर जान जाएगा। उससे कहो 50 लाख के बिस्किट मेरे पास हैं। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर दूसरी आवाज़ सुनाई दी, हेलो, तुम कौन हो और ये तुम किस किस्म के बिस्किट की बातें कर रही हो? वही जिनकी मालियत 50 लाख रुपए है और जिसे राना सरफराज ला रहा था, अब वो मेरे पास हैं। ये राना सरफराज कौन है? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तुम बिस्किट और राना का हवाला नहीं समझ रहे हो। शायद मैं रॉन्ग नंबर पर बोल रही हूँ, सॉरी। उसने राबता ख़त्म कर दिया। साजिद रॉजर के अंदर पहुंचा हुआ था। वो बहुत मोहतात था। फ़ोन पर एतराफ़ नहीं करना चाहता था कि वो स्मगलिंग का माल उसका है। उसने राना सरफराज का मोबाइल नंबर डायल किया। राबता होने पर फिर उसे फरहाना की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, मैं जानती थी कि तुम कॉल बैक करोगे। ये मोबाइल फ़ोन राना सरफराज के पास था। राना कहाँ है? वो जहाँ है वहाँ की खबर मुझे नहीं मालूम। तुम्हें माल की ज़रूरत हो तो होटल पर्ल के स्वीट नंबर 106 में 1 घंटे बाद आकर मिलो। दैट्स ऑल। उसने राबता ख़त्म कर दिया। रॉजर विल्सन ने अपने मातहत से कहा, मालूम करो पर्ल के स्वीट नंबर 106 में कौन है। वो इंटेलिजेंस वाले भी हो सकते हैं। कोई ख़तरा ना हो तो 1 घंटे बाद उस कमरे में रहने वाली से मिलो और अपना नाम रॉजर विल्सन बताओ। हमारा माल उसी के कब्ज़े में है, उससे कोई समझौता करना होगा। फिर उसने दूसरे मातहत से कहा, मालूम करो राना सरफराज कहाँ मर गया है। वो उस फ़ोन करने वाली के मुतालिक सही मालूमात फराहम करेगा। फ़ोन की घंटी बजने लगी। रॉजर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, कौन है? फरहाना की आवाज़ आई, मैं हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे, आवाज़ और लहजे को अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम्हारा मातहत रॉजर बनकर आएगा तो माल कभी नहीं मिलेगा। फ़ोन बंद हो गया। उसने हेलो हेलो कहकर आवाज़ें दी, फिर रिसीवर रखकर हैरानी से बोला, ताजुब है, उसे कैसे मालूम हो गया कि मेरा मातहत रॉजर बनकर मिलने वाला है? आखिर ये क्या बला है, कहाँ से आई है? आधे घंटे बाद मातहत ने फ़ोन पर बताया कि पर्ल का वो स्वीट साजिद अली और मिसेस फरहाना साजिद के नाम पर बुक है। फरहाना अभी तन्हा उस स्वीट में गई है। रॉजर ने पूछा, क्या उसके साथ एक बड़ा सूटकेस है? नहीं बॉस, वो अपने साथ एक अटैची और कुछ छोटा सामान लेकर गई है। रॉजर ने राबता ख़त्म करके वहाँ के DIG से फ़ोन पर बात की। उसने कहा, हमारा 50 लाख का माल आ रहा था। किसी फरहाना साजिद ने उस माल पर कब्ज़ा जमा लिया है। उस फरहाना की असलियत का कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं उसका ताल्लुक़ किसी तंजीम से है या इंटेलिजेंस वालों से है। DIG ने कहा, मिस्टर रॉजर, अगर वो हमारे मुल्क की लेडी स्पाई हुई और उसका ताल्लुक़ पुलिस या फ़ौज से हुआ तो मेरी वर्दी उतर जाएगी। पहले मालूम होना चाहिए कि वो कौन है। वो इस वक्त पर्ल में है, स्वीट नंबर 106। आप उस पर किसी तरह का शक करें और अपने तौर पर इंक्वायरी करें, उसकी असलियत सामने आ जाएगी। अच्छी बात है, मैं कोशिश करता हूँ। DIG ने इंटेलिजेंस ऑफिसर से राबता करके कहा, तुमसे एक काम आ पड़ा है। होटल पर्ल में एक फरहाना साजिद नामी कोई औरत है, उसके बारे में मालूम करना है।
कहीं वो तुम्हारे शोबे से ताल्लुक़ ना रखती हो। अफसर ने कहा, इस नाम की कोई औरत हमारे शोबे में नहीं है। अगर वो किसी दूसरे शहर से आई होगी तो मैं अभी मालूम कर लूँगा। हो सकता है वो फर्जी नाम से होटल में आई हो। उस अफसर ने पर्ल की इंतज़ामिया से राबता करके अपना तारुफ कराया। फिर कहा, मैं बड़ी राजदारी से मालूमात चाहता हूँ। स्वीट नंबर 106 वाली कौन है और कहाँ से आई है? उसने रजिस्टर देखकर नाम और लाहौर का पता बता दिया। अफसर ने कहा, फरहाना से राबता कराओ, उससे कहो कि इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर उससे बात करेगा। उसके हुक्म की तामील की गई। उसे बताया गया कि उससे कौन बात करने वाला है। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।